नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मिडिल ईस्ट का तनाव अब पीक पर है। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए मंगलवार रात 8 बजे अमेरिकी समय के अनुसार उसका समय दिया है, लेकिन इजराइल की चेतावनी उससे करीब 6.5 घंटे पहले ही खत्म हो जाती है। अब ट्रंप ने ईरान को एक रात में तबाह करने की धमकी दी है। उधर ईरान ने ट्रंप को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि अस्थायी युद्ध विराम के बदले हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ऐसे में तकरार और तेज हो गई है। सवाल इस बात का है कि यदि अमेरिका, इजराइल और ईरान एक दूसरे पर घातक हमले करते हैं तो इसका पड़ोसी देशों में बड़ा असर होगा। पाकिस्तान, जो इस युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका अदा कर रहा है, वो लॉकडाउन जैसे हालात में पहुंच गया है। ऐसे में क्या मिडिल ईस्ट की जंग खत्म नहीं होगी और क्या होगा युद्ध विराम का आखिरी विकल्प? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये युद्ध ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां से बर्बादी साफ नजर आती है। ट्रंप की शर्त है ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोले। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। इसके लिए उन्होंने मंगलवार रात 8 बजे वॉशिंगटन समय और भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे की डेडलाइन दी है। इसके बाद अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। The ferocity of these planes from 17 different angles, and it was over. They went inside, and remember, that was on a military base with thousands of soldiers. Maduro released. We had a border czar who never went to the border and never once called our great border patrol agents, right? Not once, Kamala, soldiers in harm's way, and right next to Kim Jong-un with a lot of nuclear weapons. But if a certain president did his job, Kim Jong-un would not have nuclear weapons right now, but they were all afraid to do their job properly. उधर इजराइल ने भी चेतावनी जारी करते हुए ईरानी जनता से रेल से सफर न करने की अपील की है। इजराइल ने कहा कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल न करें और रेल की पटरियों से भी दूर रहें। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा उन्हें लगता है कि ईरान के नेता बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि कोई समझौता होगा या नहीं। वहीं ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उसने कहा है कि वो स्थायी समाधान चाहता है और उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। उधर इस जंग से दूसरे देशों में भी चिंता बढ़ी है। नीदरलैंड की प्रोफेसर मरीके डेहून ने ईरान में सिविल ठिकानों पर हमले को वॉर क्राइम बताया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पुल, बिजली घर जैसे नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने यूक्रेन में बिजली घरों पर हमले को लेकर रूस के नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया था। प्रोफेसर ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि ट्रंप का ये कहना कि ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में भेज देंगे, ये दिखाता है कि हमला आम जनता पर भी हो सकता है, जो मानवता के खिलाफ अपराध माना जाएगा। Iran will not agree to a ceasefire, and then come 8 p.m. on Tuesday night, Eastern Time, Washington DC time, more further big and damaging attacks will be carried out by America. That's what they're saying. In any case, already attacks are going on. So how much more? But it seems America has said they will target power stations, they will target water plants. देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि एक व्यक्ति, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक राज्य देश इजराइल ने मिलकर पूरी दुनिया को विनाश के कगार पे ला दिया। ये जितना ओपन एंड शट केस मान रहे हैं ना, हम इतिहास को जानते हैं, ऐसे होता नहीं है। बट ही विल नॉट सफर, ह्यूमैनिटी विल सफर। और इस चीज का अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई इल्म नहीं। देखिए, भारत का अपना पोजीशन है कि भाई हम दोनों पक्षों से कहते हैं अंतिम और प्रथम कुछ नहीं होता, युद्ध को समाप्त कीजिए साहब। बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, शहरों पे आक्रमण हो रहे हैं, स्कूलों पे आक्रमण हो रहे हैं, जाने अनजाने कई लोगों की जानें जा रही हैं। तो डिस्केलेशन होना चाहिए और विश्व की इकॉनमी में इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिख रहा है। अभी देखिए, राशनिंग हो रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आया अनेक देशों में। भारत की शानदार पॉलिसी है। बढ़ते विवाद के बीच सबकी नजरें अमेरिका और इजराइल के अल्टीमेटम के खत्म होते ही उन हमलों पर है जिनको लेकर ईरान को धमकियां मिली हैं। ट्रंप ईरान के अहम ढांचे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले कर सकता है, लेकिन ईरान भी मानने वाला नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियान ने कहा कि देश के 1.4 करोड़ लोग जरूरत पड़ने पर जान देने को तैयार हैं।
ये दिखाता है कि ईरान भी जबरदस्त पलटवार के लिए तैयार है। अब अल्टीमेटम का समय खत्म होने के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान एक दूसरे पर किस रणनीति से हमला करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे दुनिया के कई देशों में हालात बिगड़ने लगे हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन की स्थिति नजर आ रही है और स्मार्ट लॉकडाउन का प्रस्ताव दिया गया है। ईरान अमेरिका संघर्ष के चलते पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल के कारण संकट गहरा गया है। ऊर्जा और ईंधन की बचत के लिए पाकिस्तान सरकार ने देश में शनिवार और रविवार को स्मार्ट लॉकडाउन लागू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बाजारों, उद्योगों और व्यवसायों को 2 दिनों के लिए बंद रखने की सिफारिश की गई है। अस्पताल और दवा की दुकानें खुली रहने की बात कही गई है। हालांकि पाकिस्तान के संघीय सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने पहले चल रहे लॉकडाउन के नोटिफिकेशंस को फर्जी बताया था, लेकिन माना जा रहा है कि प्रांतों की सहमति के बाद औपचारिक कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका, इजराइल, ईरान अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं, जिससे आगे का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। ईरान ने अमेरिका और सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित 45 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम को अस्वीकार करते हुए युद्ध के पूर्ण और स्थायी अंत की मांग की है। ईरान ने अपनी शर्तों 10 सूत्रीय प्रस्ताव में हॉर्मुज जलडमरू मध्य का सुरक्षित संचालन, आर्थिक प्रतिबंध हटाना और हमलों के स्थायी खात्मे की गारंटी मांगी है। आइए आपको बताते हैं युद्ध विराम के मुख्य बिंदु। मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की की मध्यस्थता में 45 दिनों का संघर्ष विराम, ईरान ने इसे अस्वीकार किया और 10 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिसमें क्षेत्रीय संघर्षों को स्थायी रूप से समाप्त करने की प्रतिबद्धता शामिल है। संघर्ष विराम के बदले में हॉर्मुज से जहाजों के सुरक्षित आवागमन की गारंटी मुख्य मुद्दा है। अमेरिका ने ईरान को 15 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था, जिसे ईरान ने अत्यधिक मांग वाला बताया। बातचीत जारी है। उधर ईरान की 10 शर्तों की बात करें जिस पर पेच फंसा है, उनमें युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करना, क्षेत्र के सभी संघर्षों को समाप्त करना, हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नया सुरक्षित प्रोटोकॉल, अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना, हमलों के कारण हुए नुकसान की भरपाई। बहरहाल मिडिल ईस्ट की वॉर पर तकरार तेज हो गई है और सबकी नजरें अब उस कार्रवाई पर हैं जो ट्रंप नेतन्याहू आज कर सकते हैं। ऐसे में ईरान का पलटवार क्या होगा, ये न सिर्फ एक बड़ा सवाल है बल्कि बाकी देशों के लिए भी चिंता का विषय है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो अल्टीमेटम में कितना दम है और ईरान भी नहीं पड़ रहा कम, बिल्कुल सही बात है। इंतजार इस बात का है, देखिए अमेरिकी समय अनुसार चलें तो रात 8 बजे का समय है जो ऑलमोस्ट हो रहा है, और भारतीय समय अनुसार चले तो कल सुबह के 5:30 बजे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि कब कौन सी बड़ी एक्शन अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, ट्रंप की तरफ से हो सकती है। दूसरी चीज बड़ी ये है कि ईरान अभी भी इतने अल्टीमेटम के बाद, इतनी चीज़ों के बाद उसकी जो शर्तें हैं उस पर वो अड़ा है और इसके इर्द गिर्द वो रहेगा। उसका साफ कहना है कि स्थायी रूप से यदि सारी चीज़ों का समापन होना है तो ठीक है, नहीं तो अस्थायी रूप से तो हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा कि आप थोड़े टाइम के लिए कर लें, जैसे कि पहले प्रस्ताव गया था जिसमें मध्यस्थता पाकिस्तान और तुर्की तमाम देश कर रहे थे कि 45 दिन का एक आप इस पर काम करिए। तो इन सारी चीज़ों से इतर ईरान मानने वाला नहीं है। अब बात इस चीज़ की आती है कि इजराइल ने भी जो ईरान के लोग हैं उनसे कहा है कि आप लोग ट्रेन से सफ़र मत करिए, 12 घंटे जो है बहुत क्रिशियल हैं। सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कोई बड़ा अटैक हो सकता है। अमेरिका, इजराइल तो कर ही रहे थे, लेकिन ईरान का जवाब क्या होगा यदि कोई बड़ा अटैक होता है तो। अब जिस बड़े अटैक की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ हो सकता है, कैसा हो सकता है और पड़ोसी जो मुल्क हैं उस पर कितना इफेक्ट करेगा। पाकिस्तान को देखिए, आप गिन ही लीजिए, सामने बिल्कुल मध्यस्थता की बात जरूर कर रहा था, लेकिन आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो पेट्रोल डीजल की गैस की जो परेशानियां हुई, जो रेट्स हुए, पाकिस्तान में तो लॉकडाउन जैसी स्थिति है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। अनुपम जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भट्टागर। सुमन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी,
बहुत दिनों से बहुत सारी चीजें इस मिडिल ईस्ट को लेकर हमने और आपने देखी। महत्वपूर्ण आज ये बात है कि समयानुसार यदि मैं टाइमिंग को जोड़कर देखूं तो ऑलमोस्ट ये टाइम हो ही रहा है। आज ट्यूसडे है, अमेरिका के समय अनुसार। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ प्लान कर रहे होंगे इस वक्त, आई डोंट नो। और इजराइल है ही, इजराइल ने भी बोला ही था कि ईरानी जो जनता है उनसे अपील करिए कि आप ट्रेन का सफर ना करें। मतलब कहाँ एक आम जनता को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो पहली बात। दूसरी चीज ये कि ईरान का जवाब भी क्या हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े अल्टीमेटम, इतनी धमकियों के बावजूद ईरान का ये कहना है, वहां के राष्ट्रपति का ये कहना है कि हम कुर्बानी दे देंगे, हम शहीद हो जाएंगे अपने देश के लिए, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर यहां आर पार की लड़ाई हो रही है, और ये आर पार की लड़ाई जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ती हुई अब दिखाई दे रही है, क्योंकि ये रुकने वाले नहीं है, इनके पास कुछ नहीं बचता। क्या परिदृश्य इसका आप देख पा रहे हैं? देखिए राखी जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो कथन था, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बात निकल के सामने आई थी, उसके मुताबिक अमेरिकन टाइम के हिसाब से रात में 9 बजे के आसपास वो अटैक करेंगे। अब अगर इसको आप ईरानियन टाइम से कैलकुलेट करें तो ये सुबह करीब 3 से 4 बजे का वक्त होगा, जो अभी आने वाली सुबह हो। तो अगर उस समय जैसा दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बहुत बड़े बड़े दावे उन्होंने किए हैं कि हम स्टोन एज पहुंचा देंगे, हम पूरा पावर ग्रिड खत्म कर देंगे, हम ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। अगर वो खैर मुझे लगता नहीं कि वो इतना कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर वो करते हैं तो ये मानवता का बहुत बड़ा विनाश देखेगा हम लोग। शायद वो चीज हम देख सकते हैं, अगर उनके दावों में सच्चाई है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सबसे बड़ी जन त्रासदी हम देख सकते हैं आज रात में। तो देखने वाली बात ये होगी अब पलटवार क्या होगा। देखिए, जो टारगेट सेट किए हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टारगेट्स दिए हैं वो दिए हैं पावर प्लांट्स, वो दिए हैं वो जगह है जहां पर एनर्जी के रिसोर्सेस हैं। अब हमको समझना पड़ेगा कि करीब 150 के आसपास पावर प्लांट्स हैं पूरे ईरान के अंदर। उनमें से दमाबंद जैसे कुछ बड़े पावर प्लांट भी हैं, कुछ छोटे पावर प्लांट भी हैं। खास बात यह है कि ये सब अपने आप में सफिशियंट है, डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इनको एक बटन से ऑन या ऑफ नहीं गया था, सब अपने आप अलग अलग गतिविधियां करते हैं। तो क्या अमेरिका के पास इतनी क्षमता है कि वो इतना बड़ा अटैक करे कि 150 के 150 पावर प्लांट नष्ट कर दे और पूरे ईरान को अंधेरे में पहुंचा दे? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है। तो अमेरिका क्या कर सकता है, वो इनमें से कुछ को टारगेट कर सकता है, दमाबंद को टारगेट कर सकता है और बाकी बड़े पावर प्लांट को टारगेट कर सकता है, जिससे कि आधा ईरान, कम से कम आधा ईरान अंधेरे में आ जाए। अब वो ऐसा करना क्यों चाहता है? क्योंकि ईरान की ताकत है उसकी मिसाइल फैसिलिटीज, उसके हथियार जो कि ड्रोन्स हैं, जो छोटी दूरी के हथियार हैं, छोटी दूरी का मिसाइल है, कंधे पे फायर करने वाली मिसाइलें हैं। कहीं ना कहीं इनको भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी की या ऊर्जा की जरूरत होगी, मिसाइलों को थ्रो करने में कुछ ऊर्जा की जरूरत होगी। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि इस तरह का कोई काम करके वो पूरी पूरी कमर तोड़ दे, कि पलटवार ईरान ना कर पाए। लेकिन ईरान ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उसके ऊपर इस तरह कोई हमला होता है तो वो हमले करेगा उन ठिकानों पर जिससे दुनिया के अंदर एक बड़ी तबाही आएगी। अब वो ठिकाने कौन से हैं वो भी समझ लीजिए। बुर्ज खलीफा, या यूएई का जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसको टारगेट करने की बात कर रहे हैं। वो टारगेट करने की बात कर रहे हैं अमेजोन और बड़े बड़े जो टेक कंपनियां हैं जो गल्फ में हैं, उनके डाटा सेंटर्स हैं, जिनको कि यहां तक गूगल मैप में नहीं देखा जा सकता है। उन सबके बाकायदा नक्शे जारी किया ईरान ने और ये कहा कि हम ये सब हमारी नजर में है, आप भले ही गूगल मैप में छिपा के रखें इसको, लेकिन अगर मैं इनको तबाह कर दूंगा तो आप दुनिया की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। तो उसने भी अपने टारगेट सेट कर रखे। अब दोनों तरफ से जब टारगेट सेट हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि इन हमलों में नुकसान कौन ज्यादा कर पाता है। अगर ये हमले होते हैं तो, और अगर गुड सेंस प्रिवेल्स, अमेरिका मान जाता है, इजराइल मान जाता है और इस तरह कोई बड़े हमले नहीं करता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अब ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि इसका पीक हमने देख लिया है। तो अगर पीक देख लिया है तो अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ शांति की बात ही रह जाएगी। अब शांति की बात करने के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि विश्व का जो जनमानस है, विश्व के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, वो इस पूरे युद्ध को तमाशाई की तरह देख रहे हैं। और जो इसमें घुस भी रहे, जैसे पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट, वो अपने स्वार्थों के हिसाब से घुस रहे हैं। तो दुनिया में शांति की बात करने के लिए ना कोई रूस यूक्रेन युद्ध में गया था, ना कोई यहां आ रहा है। कल को अगर चाइना इजराइल के ऊपर, चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा, वहां भी कोई नहीं जाएगा। ये एक न्यू नॉर्मल बन चुका है कि आप लोग लड़ते रहिए, हमारा कोई लिहाज नहीं, हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। और अगर हम कुछ बोलेंगे तो एक आध बयान दे देंगे कि हम ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको शांति की तरफ कोई ले ही नहीं जा रहा। और इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि अब इसी एक युद्ध से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी की क्राइसिस शुरू हो चुकी है।
आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसके जो लक्षण हैं वो हमारे पड़ोस में बुरी तरह से दिखाई दे रहे हैं और भारत में भी इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें एशिया को ही है। आप देखें, आप सोचें कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, अमेरिका को केवल खर्च होने वाला है इस युद्ध में। अमेरिका इसमें केवल अपने हथियारों को लगा रहा है, उसकी लागत लग रही है और वो लागत कहीं ना कहीं से वसूल लेगा। अमेरिका ने सोच कर ही अटैक किया है कि जितनी लागत लगेगी बाद में ईरान के तेल से उस लागत को पूरा किया जाएगा। तो अमेरिका तो एक बिजनेस के हिसाब से उसने अपना पूरा एक आउटलाइन बना रखी है। नुकसान होगा इसमें एशियन कंट्रीज को, यूरोप को कुछ हद तक नुकसान होगा। तो इनके पास क्या कोई सोल्यूशन है? मुझे लगता नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता पूरे गल्फ के ऊपर वार और पलटवार हुए, अमेरिका ने भी किए और पलटवार ईरान ने भी किए, तो आप ये मान के चलिए पूरी दुनिया में एक भयंकर क्राइसिस आने वाली है। एनर्जी क्राइसिस होगी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगी और कुछ ऐसा होगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल ठीक है। अनुपम जी, पीसी थपलियाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते क्या सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस वक्त आप इस पूरे मिडिल ईस्ट में देख पा रहे हैं? क्योंकि ये बात तो तय है, वो कौन सा अटैक जो समय दिया गया है उस टाइम पर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग चल रही होगी, वो अटैक करेंगे या रुकेंगे, उसके बाद अटैक कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद कब क्या हो सकता है नहीं पता। ईरान बिल्कुल मरने के लिए तैयार, उसने साफ बोला हम मर जाएंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो चीजें तो देखिए होंगी और इतना बड़ा भी कुछ हो सकता है, जैसा कि अनुपम जी ने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया, वो कहीं ना कहीं सबको प्रभावित करेगा। तो क्या समाप्ति की ओर जाएगा? पीक तो देख लिया हमने, ये बात बिल्कुल सच है और है ही उस जगह पर। क्या आप देख पा रहे हैं इसमें? क्या रुक सकता है या कोई बड़े अटैक्स हम देखेंगे या वाकई पूरी दुनिया इसमें पिसेगी? देखो, जो इस समय हो रहा है ये विश्व हित के लिए हो रहा है कि अनहित के लिए, इसको डिफाइन करना अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दृष्टि से होगा। लेकिन ये निश्चित है कि ईरान के पीछे कोई ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि जो पूरे विश्व में जो ये सोचते थे कि हमसे पावरफुल कोई नहीं है, अमेरिका और इजराइल, इन दोनों को चुनौती जब ईरान दे रहा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरे विश्व के लिए कि एक देश, देखो इससे पहले सीरिया में इनका टेस्ट हुआ था, जब एक तरफ रशिया फेवर कर रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका था और पूरा सीरिया को खंडर कर दिया था। हमने सबने देखा ये बात, और वही चीज अभी हम जब देख रहे हैं तो इस समय ईरान का जो मनोबल है वो मनोबल पूरे उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है कि जो अमेरिका की दादागिरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाह रहे हैं। चीन चुपचाप काम करता है, रूस सधे हुए कदमों से काम करता है, दोनों एक लेफ्टिस्ट ब्लॉक है। और ऊपर से आप देखते कि नॉर्थ कोरिया का जो एक ऐसा चुनौती रहती है जिसमें कि ट्रंप जैसे पागल को सोचना पड़ेगा कि मैं एटॉमिक अटैक करूं कि ना करूं। कई बार वो सोच रहा है, क्योंकि ये जो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ऐसी हालत में हैं कि अगर युद्ध बंद होता है तो ये डिसलॉज होते हैं। जनता इनके पक्ष में नहीं है, जनता इनको अपराधी मान रही है और ये हालत है कि कई जनरल इस ट्रंप ने अमेरिका में बाहर कर दिए। लेकिन युद्ध जब तक चलेगा तब तक ये सेफ है। दुनिया अनसेफ है लेकिन ये दो सेफ है, जो जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में भी आ रखा है, जो बहुत ही इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अमेरिका, अगर हम ये सोचते हैं कि एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां की हर चीज को ध्यान में रखा जाता है, तो उस मामले में हम जब देख रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल की नोटिस वहां की जुडिशियल जो विभाग है उसने ले लिया है और वो इस पे काम कर रहा है, वहां पे ऐसे लोग भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। देख, और विरोध करते हुए आपने देखा होगा कि लाखों लाख लोग आज सड़कों पे अमेरिका में कि ये ट्रंप क्या कर रहा है। इसलिए ट्रंप जब तक
कंटिन्यू रहेगा, कह रहा कि इस्लामिक कंट्री है, ये एटम बम पैदा कर देगा, ये पूरी विश्व के लिए खतरा होगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि विश्व के लिए खतरा ट्रंप हो चुका है। और ट्रंप का जो ये धमकियां हैं वैसे तो लगातार है, लेकिन देखते हैं कि कल तक क्या करता है। और जो ईरान है उसके मनोबल में कहीं भी कमी नहीं आ रही है, और जिस तरह से वो काउंटर अटैक कर रहा है, उस काउंटर अटैक में जरूर किसी न किसी का हाथ ईरान की पीठ पे है, ये हम मानते हैं। जिस तरह से जो कंट्री इसमें मेडिटेशन करना चाह रहे थे कि किस तरह से युद्ध विराम हो, जिसमें पाकिस्तान मुख्य भूमिका निभा रहा था, मिस्र और तुर्की, ये तीनों देशों ने भी अपना एक प्रारूप दिया है कि किस तरह से हम युद्ध को फिलहाल बंद करके और उन बिंदुओं पे डिस्कस करें, और मेन बिंदु है हॉर्मुज का खुलना। लेकिन बिहेवियर ऑफ ट्रम्प सारी दुनिया को अचंभित कर रहा है और परेशान भी कर रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम इंतजार करते हैं कि जो ट्रंप की जो धमकी है, और उसकी धमकियां ये पहली धमकी नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि उसने बोला कि मैं अपने सैनिकों को भेज रहा हूं, बराबर कुछ न कुछ बोलता जा रहा है, और इस समय भी बोल रहा है, और उसके दिमाग में कई बार आ रहा है कि मैं एटॉमिक पावर को यूज करूं। लेकिन एटॉमिक पावर को अगर ट्रंप ने यूज कर दिया तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि अमेरिका के बुरे दिन आ जाएंगे, क्योंकि विश्व इस समय कमजोर नहीं है। ये वो विश्व नहीं है जो पहले था। इस समय हर देश के पास एटम बम है, और एटम बम पूरी दुनिया के लिए बहुत ही घातक है, और इनका प्रयोग करके अगर कोई सत्ता का जो हेड है वो ऐसे निर्णय लेता है तो ये इसको रोकना होगा। और जो आगे का समय है वो बहुत ही गंभीरता से हमें, या विश्व का कोई नेता ऐसा होगा। मैं देख रहा हूं कि चीन बड़ी गंभीरता से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसका नेतृत्व उछल कूद नहीं मचा रहा, वो बकवास नहीं कर रहा, लेकिन जो एक्शन उसके दिखाई दे रहे हैं वो एक्शन बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और मेरे को लगता है क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी 3 दिन के अंदर जो पाकिस्तान ने अपने एक्शन दिखाए थे तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन था, और आज भी ईरान के पीछे कहीं ना कहीं चीन और रशिया हमें दिख रहा है। और इसको हम एक साधारण युद्ध नहीं ले सकते। ये युद्ध निश्चित रूप से जो अमेरिका की दादागिरी है उस पे लगाम लगाना, उस पे अंकुश लगाने के लिए बहुत जरूरी भी लग रहा है, बहुत जरूरी लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आ रही आवाज मेरी? हाँ सुमन जी आपकी आवाज आ रही है। देखिए एक तो इस वक्त पे एक बड़ी बात ये भी है कि जो ईरान में भारतीय एडवाइजरी है उन्होंने सभी भारतीयों से ये कहा है कि जो जहां हैं अपने घरों में रहे, घरों से ना निकलें। बिजली और स्पेशली जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर भारतीय बिल्कुल ना जाएं। 48 घंटे जो हैं बहुत क्रुशियल हैं, ये एक एडवाइजरी जारी की गई है। तो ये एक अपील हो सकती है। और बाकी क्या होगा, कैसा अटैक होगा, ये तो देखिए अब चिंता का एक विषय तो है ही, क्योंकि ईरान में जो भारतीय हैं उनके लिए हम चिंता जाहिर कर सकते हैं। किस लेवल का अटैक होगा, कितनी चीज़ें डैमेज होंगी ये हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे अनुपम जी ने अपनी बात को क्लियर किया था कि प्रभावित तो सब होंगे और कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, ये भी हमें पता है। तो अब ये तो आने वाला समय है। लेकिन सुमन जी एक बात तो बिल्कुल तय है, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे आप देखते हैं और क्या इस वक्त पे भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? क्योंकि देखिए एडवाइजरी जारी करी, अपील कर सकते हैं, इस वक्त जाके उस अटैक में तो आप बीच में नहीं बोल सकते, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों तरफ से आ गई हैं, चाहे अमेरिका इजराइल हो चाहे ईरान हो, इसके बीच में कोई हस्तक्षेप अब सर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख चुका है, वो उससे टस से मस नहीं होना। देखिए राखी जी, आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात है। जिस तरह से ये जो पागल ट्रंप है, जिस तरह से चेतावनी दी है इसने, उससे लगता है कि ईरान का बड़ा नुकसान हो सकता है।
लेकिन जब आग लगेगी तो उसकी तपस अमेरिका तक भी पहुंचेगी। ऐसा नहीं कि उसकी तपस से अमेरिका बच जाएगा, विश्व के लोगों पर भी असर इसका पड़ेगा। भारत पर भी इसकी थोड़ी बहुत हवा कहीं ना कहीं आपको फैली हुई नजर आएगी। तो ये बहुत ही एक गंभीर और विध्वंसक मामला है। ईरान ने, ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान की आखिरी रात है और एक सभ्यता खत्म होने जा रही है। सभ्यता खत्म होने का मतलब ये है कि उनका अंदेशा कोई परमाणु वार का है, कोई एटम हमले का है क्या? क्योंकि सभ्यता खत्म करने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से विनाश, पूरी तरह से खत्म हो जाना। लेकिन ईरान इसके लिए, उसका मनोबल, उसकी जो ताकत है वो अभी भी डिगी नहीं है। उसने कहा है, ईरान ने, कि हम युद्ध की सीमाएं लांघकर हमला करेंगे। ये उसने भी चेतावनी दी है ट्रंप को कि युद्ध के जो नियम हैं, जो सीमाएं हैं, हम उसको लांघ लेंगे अगर ट्रंप ने उनके ऊपर हमला किया। अब ट्रंप का जो प्लान है बड़ा खतरनाक प्लान है, जो खबरों में आ रहा है कि उसका हमला उन्होंने करना है सड़कों पर, पावर स्टेशन पर, रिफाइनरी पर, हवाई अड्डे पर, रेल पुलों पर। मतलब एक पूरा का पूरा बुनियादी ढांचा खत्म करना चाह रहा है अमेरिका। लेकिन वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम 40 दिन से देख रहे हैं कि जो ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आज कुछ कहता है, कल फिर मुकर जाता है, कल फिर मुकरता है तो आज फिर हाँ कर देता है। तो अब इसने जो ठीक है चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है, ये किस हद तक करता है? लेकिन पागल है। अच्छा, पागल आदमी क्या कर ले, कब क्या कह दे, कब मुकर जाए, कब क्या भूल जाए, कब क्या याद रखे, इसको कहना मुश्किल है। तो आज की रात बहुत ही खतरनाक रात है, केवल ईरान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। पूरे विश्व पर असर इसका पड़ेगा और खास तौर पर जो दो बड़े देश बैठे हैं, चीन और रूस, उनकी साख भी दांव पर है। अगर अमेरिका किसी तरह से खत्म कर देता है ईरान को, तो एक बहुत बड़ा तानाशाह बन जाएगा पूरे विश्व का ये। और यदि किसी वजह से ईरान के आगे घुटने टेकने पड़े उसको, तो उसका अहंकार मिट्टी में जाएगा। ये दोनों की साख, ईरान और अमेरिका, दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। इसका नतीजा क्या होगा? सुबह भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे तक अल्टीमेटम है। ऐसा नहीं लगता कि 5:30 बजे तक कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। जहां तक भारत की भूमिका का सवाल है, भारत फिलहाल तटस्थ है। उसने ईरान से भी दोस्ती रखी हुई ताकि हमारे जहाज होमुर्स से तेल लेकर आ सके। इस वक्त तटस्थ है भारत से भी। लेकिन आने वाले समय में यदि कोई परमाणु वार होता है, यदि हालात खराब होते हैं, तो भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी चिंता का मामला होने वाला है। इसके लिए भारत सरकार को और भारत को अभी से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। एक बार ये जो युद्ध छिड़ने वाला है, अगर वाकई ये परमाणु युद्ध छिड़ गया तो इसका नुकसान भारत को भी होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत दिनों से मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन बार बार ये बात आ रही है कि एक अल्टीमेटम है, वो अल्टीमेटम खत्म होने वाला है। इसके पहले भी ट्रंप ने बहुत कुछ कहा था, फिर वो चीजें आगे बढ़ गई, अब फिर ये आज की रात, क्योंकि ये एक ऐसा अल्टीमेटम है जो अमेरिका की तरफ से भी आ गया, इजराइल की तरफ से भी आ गया। ईरान भले टस से मस नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत सारी चीजों को प्रभावित करेगा। आपका क्या मत है? नहीं, राखिए, देखिए, सुमन जी ने भी बहुत अच्छी बात की कि आज कयामत की रात है ईरान के लिए। और अनुपम जी ने भी कहा कि कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है। अगर मान लीजिए उसको एनर्जी सेक्टर पर अटैक करता है, सड़कों पर करता है, और आप समझिए जो भी कोई उसके प्रतिष्ठान ऐसे उन पर अगर अटैक करता है, और जो डेडलाइन जो दिया हुआ उसके बाद। और जहाँ तक बात हो रही है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस पर भी चिंता किया था अपने चैनल पर कि कहीं परमाणविक अटैक तो नहीं होगा, ये शंका है। जबकि ये इसको एक तरह से खारिज किया जाना चाहिए कि आज के परिदृश्य में और पहले की जो जब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु का अटैक हुआ था, और तब में आप में बहुत अंतर है। बहुत सारे देश जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। तो ट्रंप कोई ऐसा हमको लगता नहीं है, राखी, कि कोई इस लाइन पर चले। लेकिन अगर मान लीजिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता है और यहाँ तक बोलता है कि हम इनको पाषाण युग में ले जाएंगे, उनकी सिविलाइजेशन को समाप्त करने की बात करता है,
तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के देशों को भी सोचने की ज़रूरत है। क्या आज के हालात में क्या कोई ऐसा देश, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो इतना पागलपन की हद तक पहुंच जाए कि वहां जाने के बाद ये कहे कि हम सिविलाइजेशन जो हजारों साल पुरानी सभ्यता उसको समाप्त कर देंगे, तो मानवता के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और इस तरह की जो अगर परिस्थितियाँ राखी निकल के सामने आती हैं और युद्ध होता है इस स्तर पर, तो पूरे न केवल एशिया महाद्वीप में बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी जो है चुनौती होगी। खास करके अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, अमेरिका में जो अमेरिका अगर मान लीजिए ट्रंप इस तरह का के युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं और ऐसे कुछ घटित होता है, तो अमेरिका के लिए भी एक तरह से ये होगा कि जो पहले से भले आप शक्ति संपन्न सबसे पावरफुल देश हैं, लेकिन उसको जो है अपनी जो पोजीशन कायम रखने में आपको ज़रूर दिक्कत जाएगी। देखिए अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, वहाँ का वो जो प्रजातांत्रिक और डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ के आवाम जो है इस तरह की है कि इन सब बातों को उसको जो है सपोर्ट नहीं करती है। तो रही बात ये कि या गीदड़ भभकी है या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो अभी कुछ घंटों में सुबह तक पता लग जाएगा कि ट्रंप आखिर कर क्या रहा है। लेकिन ईरान के जो है जज्बे को जो है एक तरह से ये किया जाना चाहिए कि ईरान ने भी कमर कस लिया कि वो मरते दम तक वो लड़ाई लड़ेगा। जहाँ तक समझौता आपने बताया ना कि उनके भी 15 प्रस्ताव थे लगभग समझौते के लिए, और इन्हें अपना 10 प्रस्ताव रखा। अगर इस युद्ध विराम को करना है तो स्थायी समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए दुनिया के देशों को आगे आना चाहिए। हमें लगता है कि अभी 3 देश जैसे पाकिस्तान, मिस्र और टर्की जैसे कंट्रीज़ हैं वो इसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ईरान उसको मानने को तैयार नहीं। 45 डेज का जो है जो टाइम दिया है युद्ध विराम का, उसको मान नहीं रहा। उसको स्थायी समाधान चाहिए। तो जब भी कोई भी ऐसा समझौता आता है तो राखी ये समझ लो कि आपको ये लगेगा कि समाधान तो जब दोनों तरफ की बातें मानी जाएंगी तभी ना कोई रास्ता निकलेगा। तो यह तो रास्ता निकलता नहीं नज़र आ रहा है। वो अपना प्रस्ताव देते हैं, वो प्रस्ताव मानने से इनकार कर देता है ईरान अपना प्रस्ताव देता है तो वो मानने के लिए इनकार कर देते हैं। तो कोई ऐसी स्थितियां नहीं बन रही हैं कि कहीं पर युद्ध विराम जैसी स्थिति हो। हमको लगता है कि युद्ध भी आगे चलने की संभावना है, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। और अगर कुछ ऐसा बड़ा होता है तो फिर मानवता के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत इसको मानवता के लिए बहुत चुनौती पूरी दुनिया के लिए होगी कि आखिर युद्ध क्या अंतिम विकल्प है, शांति विकल्प नहीं है। तो इन सबको भी देखना होगा। और हमें लगता है कि ये अब कुछ चंद घंटों को देखें कि आने वाले समय में क्या होगा। जहाँ तक दुनिया वैश्विक स्तर पर असर का सवाल है, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक लेवल पर एक तरह से मान के चलिए कि कोई भी ऐसा देश अछूता नहीं होगा जिस पर इसका प्रभाव न पड़े। तो अब यहाँ ये देखना होगा कि आगे ट्रंप का रवैया क्या होता है, इजराइल का रवैया क्या होता है और ईरान किस तरह से रिटेलिएट करता है। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रदीप जी, एक तो सवाल, मिडिल ईस्ट में अब जिस पीक से भी मुझे लगता है बहुत आगे चले गए हैं, जो सिचुएशन आज की बन गई है उसको कैसे देख रही है भारतीय जनता पार्टी या आप भी? क्योंकि ये बहुत पैनिक स्थिति है, कब क्या होगा पता नहीं, इसका इफेक्ट कितना होगा सभी लोग मानते हैं बहुत बुरा होगा। दूसरी चीज ये कि जैसे टर्की है या पाकिस्तान है या मिस्र है जो आगे आकर मध्यस्थता की बात कर रहे थे, जैसा कि आरपी श्रीवास्तव जी ने भी बोला और सुमन जी ने भी बोला कि बाकी लोगों को इसको लेकर गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो समझौते हैं, जो प्रस्ताव हैं, उन पर बात बन नहीं पा रही है। तो उन पर बात कैसे बनेगी, कैसे कौन एक दूसरे की चीजों को समझेगा? क्या दूसरे देश जो हैं जो आकर इसमें मध्यस्थता यदि करते हैं या बात बैठाने की कोशिश करते हैं तो इससे सबका फायदा ही होगा यदि युद्ध रुकेगा, हार जीत से इतर। लेकिन नहीं होता है तो फिर खतरनाक होगा। तो क्या भारत की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, भारत को करना चाहिए, एक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और सारी चीजों को हम समझें, बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक भारत की यहाँ मुझे लगता है होनी चाहिए। राखी जी, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आपको ना? हाँ, आ रही है, बोलिए। ठीक है। सभी चर्चा में बैठे सभी बंधुओं को सादर नमस्कार, दर्शकों को आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देना शुरू करूं उसके पहले एक कुछ पॉजिटिव न्यूज शुरू करते हैं कि आज हमने जो है कल्पक्कम, जो दक्षिण भारत में कल्पक्कम में जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो अपने क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया है और ये एक नया अध्याय है न्यूक्लियर पावर के लिए, हमारे देश के लिए। वर्ष 40 तक
बहुत लंबा ये प्रोस्पेक्ट है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के हम पहले से अच्छी स्थिति में हैं। ये हमारी घरेलू बाजार के लिए, घरेलू इकोनॉमी के लिए। अब आते हैं आपके प्रश्नों को लेकर के, बाकी दर्शक खोज लेंगे, आज कोई भी गूगल कर सकता है। तो जितने भी लोग हैं इससे रिलेटेड, जो पावर को बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब आते हैं जी, देखिए आपका सवाल था अमेरिका की बात को लेकर के और बाकी देशों को, और हमारी पार्टी और हमारी सरकार क्या कर रही है इसको लेकर के। तो देखिए ये आपके प्रोग्राम में ये मैंने पहली भी बार बोला है, 1991 का इराक वॉर जो था, अमेरिका ने जो टाइमलाइन दी थी उसके 36 घंटे बाद उन्होंने पैट्रियट स्कड मिसाइल मारी थी। अगर कोई जानकार होगा उसे याद होगा, तो इराक उधर दोनों तरफ से ये खींचातान चल रही थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स या उनकी जो एलाइज है उन्होंने जो काम किया वो करीबन 24 घंटे बाद। और अमेरिका का एक इतिहास रहा है कि ये बड़बोले हैं, इनकी नीति है बड़बोलापन करने की, ये प्रेशर टैक्टिक्स बनाते हैं। अब जिमी कार्टर से लेकर के जितने भी राष्ट्रपति इनके आए और अब तक ये जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनका तो इतिहास रहा है, 1 महीने में ये 62 बार बदलते हैं वाणी को अपने। पहले तो हमें लगता था कि यू टर्न खाली दिल्ली में बैठा है, लेकिन अब भरोसा हो गया कि वैश्विक यू टर्न भी एक ऐसा है जो कि जिसको खुद ही नहीं पता है कि वो बोल क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। तो अब इजराइल जो उनका एलाई है इस युद्ध में, इससे पहले मैं एक बात और यहाँ पे निर्देशित करना चाहूंगा कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति मिस्टर मैक्रोन है, उनका जो बयान आया है उस बात को लेकर के कि ठीक है, मैं इराक को पसंद नहीं करता, वहां की रिजीम को पसंद नहीं करता, लेकिन उनको हटाने के, उनसे जो है सोल्यूशन के और भी रास्ते थे। इराक जो है फ्रांस या यूरोप में ये जो बड़े देश हैं, ये अमेरिका पे भले इनसे अलग हों, लेकिन निश्चित तौर पे ये प्रभाव रखते हैं। अब आते हैं अमेरिका की बात में। जी देखिए, अमेरिका जो है बड़बोलापन करता है। अभी मैंने कहीं खबर पढ़ी कि ये पायलट को बचाने का कोई ऐसी बात नहीं थी, जो ईरान में न्यूक्लियर साइट है उनको ये जरा देख करके सूंघ करके आना चाहते थे। तो इस तरह की भी बातें हैं इंटरनेशनल न्यूज के स्पेस में, डिजिटल स्पेस में। अब हम आते हैं अपनी नीति पे। तो जी देखिए, हम बहुत ही सावधानी से और गंभीरता से अपनी बातों को लेकर के चल रहे हैं। किसी ने बोला अपने ही प्रोग्राम में बोला कि देखिए रशिया और चाइना भी हैं, लेकिन कोई जिस तरह से अगर कहे कि जितने भी जिम्मेदार देश हैं उनके लिए स्थिति वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज की तरह से है। हम थोड़ा सा भी भटके तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। मैं अपने, अगर मुझे आप व्यक्तिगत विचार को कहने को कहें, अनुमति दे, तो मैं कहूंगा कि देखिए कल ये हम हाइप जरूर समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी हाइप हो सकती है, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि उसकी सप्लाई चेन जब बिगड़ती है तो उनकी क्या दशा होती है। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अपनी जनता के प्रति जवाबदेह है। कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितना वहां पे स्थिति कैसी है, कितना विरोध हो रहा है, ये वो भी देख रहे हैं। तो ये जो 10 घंटे या सुबह 5:30 बजे 4 बजे तक की जो डेडलाइन है, उस पे अभी हमको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। दूसरा कि जिस प्रकार से नाटो, उनका जो एक महत्वपूर्ण रक्षा एलाई है, उनकी प्रतिक्रियाएं हैं इंग्लैंड की और फ्रांस की, जिस प्रकार से उन्होंने किया है, तो हमें आशा रखनी चाहिए कि ये जल्दी से खत्म होगा। हमने अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने जो नीति अपनाई थी, हमने जो गंभीरता अपनाई थी, हम उसमें सफल हो रहे हैं। ये मुद्दा आंतरिक राजनीति का नहीं है, ये वैश्विक व्यवस्था में अपनी स्थिति को बनाए रखने का है, साथ ही अपने मानवीय पक्ष को भी बनाए रखने का है। तो अभी तक हम इसमें सफल चलते चले आ रहे हैं। ईरान के प्रतिनिधि जो अभी भारत में आए हुए थे, उनके बयान को हम आधार मान के कह सकते हैं, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया की नीति को। निश्चित तौर पे भारत की नीति रहती है कि देखिए डिप्लोमेसी से यह बात हल हो सकती है और हम उसी पे कायम हैं। हालांकि जो एडवाइजरी जारी हुई है वो भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है, अगर अब उसके वहां पे देखें तो उसके रिप्रिकॉशंस क्या है। अमेरिका में भी मूर्ख नहीं बैठे हैं, उन्होंने ही इंटरनेशनल जुडिशरी सिस्टम को उनका योगदान रहा है, तो वहां पे ईरानियों ने मानव शील्ड बना रखी है। तो अगर कोई युद्ध में मानवों को अगर करता है तो वो फिर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो जाता है, वो युद्ध अपराधी हो जाता है। निश्चित तौर पर अमेरिका कुछ ऐसा नहीं करना चाहेगा। और सबसे पहले मैं ऐसा मानता हूं कि अमेरिका को ईरान की सभ्यता को सूक्ष्मता से पकड़ने में बहुत बड़ी भूल हुई। जिस प्रकार से उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के उस देश को, वेनेजुएला को कर लिया, क्योंकि चीजें वहां पर ऑलरेडी सेट थी, खाली एक कर्टन हटाना था और उनका काम हो गया। वो एक अलग महाद्वीप है और ईरान एशिया में एक अलग महाद्वीप में बैठता है। यहाँ की संस्कृति उस पर्वत से निकली हुई काफी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और प्लस वहां की जो जिजीविषा है वहां के सैनिकों की, और
वहां के व्यक्तियों की, वो आखिरी दम तक लड़ने के लिए और आखिरी एक्सटेंड तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो क्रिटिकल है कि उन्होंने अपने सैन्य ठिकानों को और अपनी ऊर्जा संस्थानों को, अपने पावर हाउसेस को जो घेर रखा है, वो एक बड़ा मैसेज है अमेरिका को फिर से सोचने के लिए। और हम इसलिए किसी मजबूती से किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले 10 बार सोचते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ये कभी भी, ये ड्यूल ड्रम्स की तरह से है, ये कभी भी इधर उधर फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। थोड़ा सा छपास की इनको पुरानी आदत है, 2004 से ये टीवी वगैरह पे, 2003-4 से ये टीवी पे रहते रहे, और वो देखिए क्या होता है कि ये एक विश्व को निर्धारित करना होगा कि आप एक कॉमेडियन चुनते हैं या आप एक स्टेट्समैन चुनते हैं। और ये देखिए जहां जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था, हर जगह इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन नॉन सीरियस एक्टर्स जब आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, तो वही हाल होता है जो अमेरिका का आज हुआ चल रहा है। तो थोड़ी सी उनकी छपास तो अंदर से ललक है, थोड़ा ज्यादा छपने की, ज्यादा दिखने की और ज्यादा चर्चा में रहने की, ये भी एक कारण हो सकता है। मैं इसको कतई हल्के में नहीं लेना चाहता, स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है, लेकिन हमारी व्यवस्था, भारत की जो नीति और भारत का जो नेतृत्व है, वो समझदारी से आगे काम चलता, हम लेके चल रहे हैं। और 10 घंटे, 11-12 घंटे, हम इसे 24-48 घंटे में, तब तक गंगा जी में बहुत पानी बह जाएगा और सीधे मानवता के पक्ष में आएंगी। इतनी जल्दी इसके पहले भी उनके बयान है, इतने ज्यादा वो बयान दे दिए कि मैं असमंजस में हूं कि कौन से बयान को कोट करके ये स्थापित करने की कोशिश करूं कि ये वाला बयान हल्का है। इससे हल्के, मतलब हर बयान एक हल्का ही बयान होता है। ठीक है, शिवानंद जी सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। शिवानंद जी, मुझे लगता है एक मूल प्रश्न जो किया गया है, आज के इस अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद का क्या स्टैंड होगा, क्या रवैया अमेरिका इजराइल का होगा और किस तरीके से इन सब चीज़ों को संभाला जा सकता है? कहीं बहुत बड़ा कोई अटैक होता है जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो ईरान की तरफ से भी चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ, यदि बात बनती है और मान लीजिए थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ता है तो क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? आकी जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, ईरान हो या अमेरिका, जिस तरह से अमेरिका बर्ताव ठीक नहीं है। अमेरिका लोगों को डराना धमकाना यही काम है। उन्होंने डायरेक्ट धमकी दिया, मैं ये करूँगा वो करूँगा। ऑलरेडी अमेरिका हारा हुआ है, इसराइल भी। ये लोग दिखा नहीं रहे, पब्लिक में ज़्यादा जाने नहीं दे रहे। दूसरी बात, सुमन सर ने जो बोला है हकीकत और रियलिटी बोला है। दूसरी बात, जिस तरह से अमेरिका का जो बर्ताव है, अभी देखिए इनका करनी और कतनी हमेशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम क्या है। बीजेपी का इतना बड़ा बोखला गया, अभी इतना बोला, देश के बारे में क्या है, आज हिंदुस्तान के बारे में सेफ्टी क्या है। अगर यही अगर अमेरिका ईरान भारत के ऊपर भी होगा तभी कोई नहीं बचा सकते। तो इसका जिम्मेदारी अमेरिका पागल हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इसके पहले भी डिबेट में यही बार बार बोला गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्यस्थी करके एक काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड डील एस्टीन फाइल की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के कठपुतली बन के नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान के ऊपर अटैक हो गया तो भारत को भी धोखा है, ये लिख के देता हूँ। और चाइना सिर्फ ईरान के पीछे, सिर्फ ईरान अकेले नहीं, ईरान के पीछे 8-10 कंट्री है, पूरा ताकत लगे हुए है। और अमेरिका समझ रहे कि मैं बहुत नरेंद्र मोदी साहब जैसे वो भी कर रहे, लेकिन सक्सेस नहीं होगा। और डराना धमकाना सिस्टम पॉलिसी चला गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज पाकिस्तान में कोविड जैसा परिस्थिति आ गया, वहां लॉकडाउन लग गया। आप क्या इंतजार देख कर रहे क्या? ये भारत में या हिंदुस्तान में लॉकडाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्लान क्या है? और उसके उस बारे में ये बीजेपी प्रवक्ता या नेता, इन्होंने कुछ नहीं बोला नेता ने कि देश के बारे में क्या है। ठीक है, इसराइल, अमेरिका या ईरान, ये जो चल रहे हैं राकेश जी, ये चलने वाले हैं, लेकिन देश के पंतप्रधान का सिस्टम क्या है? आज पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया, आप इंतजार कर रहे हो लॉकडाउन, भारत में लोग मरेंगे। ये पूरा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, जयशंकर जी, पूरा बीजेपी आरएसएस जिम्मेदारी है। मैं लिख के देता हूँ, जितना तकलीफ आप देना है दीजिए, लेकिन भाई अभी तो छुटकारा दीजिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। परिस्थिति बहुत बिकट हो गया राकेश जी, बहुत बिकट हो गया परिस्थिति। आज के डेट में पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ। ठीक है, आज 19 तारीख तक ईरान अपने को दे रहे हैं, कंसिडर तो उतना है, लेकिन
1% बोल रहा हूँ, युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन 1% बोल रहा हूँ, अगर हो गया तो भारत को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। मैं लिख के देता हूँ। लेकिन शिवानंद जी, आपको लगता है कि भारत यदि मध्यस्थता के लिए आगे आता है या अमेरिका से या इजराइल से बात करता है, ईरान को तो छोड़िए क्योंकि अटैक पहले अमेरिका इजराइल ने किया, तो पहले हम इन्हीं को समझाने की कोशिश मान लीजिए करें, क्या मान जाएंगे? आप खुद ही कह रहे हैं, सबने कहा कि ट्रंप सनकी हैं, पागल हैं, उनको नहीं समझ में आता, वो मोदी जी को क्या समझ पाएंगे? अरे मोदी जी जाके 10 बार डांस करने बाद वो सुनेगा? वो क्यों नहीं सुनेगा? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ प्रेशर कुछ बताना चाहिए ना। उनके पास तो डेवलपमेंट कुछ नहीं, जो भी है इंडिया से जा रहे हैं। इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, अमेरिका में क्या है? वो सिर्फ वही डराना धमकाना और ताकत बहुत दिन नहीं चलता राखी जी। कभी ना कभी लड़ना ही पड़ेगा, कभी ना कभी हिसाब तो होगा। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी प्रयास तो कीजिए, क्यों नहीं होगा? 100% होगा, सुनना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी जब इसराइल जाके जब मिल के आए, सेकेंड डे अटैक हुआ है राखी जी, ये जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी रिजाइन दीजिए, मैं बोलता हूँ, इसके जिम्मेदार लीजिए। बहुत हो गया इंडिया में आप लोगों ने सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डराना। अरे डोनाल्ड ट्रंप को डराओ ना, इसराइल को डराओ, ईरान तो हमारे साथ है। और इतना बीजेपी नेता बोल रहे थे मामू ने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया भाई। नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट डालना है, आज क्या पाकिस्तान गया, बिरयानी खाया, आज कहा इटली गए, ऐसा कौन सा काम किया राखी जी? इनका ये उत्तर प्रदेश का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को यूके ने वीजा रिजेक्ट कर दिया, ये मोदी जी का प्रयास चल रहा है। मोदी जी का वैल्यू कम हो गया। आप ही देखिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का वीजा रिजेक्ट कर दिया यूके ने। ये इज्जत है ये भारत का, ये इज्जत है नरेंद्र मोदी जी का, ये इज्जत है हमारा। और क्या करना चाहिए? लॉकडाउन का इंतजार कर रहे हो? इतना लोग थाली बजाया, ये लोगों ने नुकसान कर रहे हो। आज भी मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी प्रयास तो कीजिए, वो कुछ का उनके दम ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। ईस्टर्न फाइल ट्रेड डील में नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का हिम्मत नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ कह रहे हैं प्रदीप जी, बोलिए जल्दी से। एक महत्वपूर्ण सवाल है अनुपम जी से मेरा। राखी जी देखिए, चर्चा का स्तर जो है ना, जब थोड़ा इधर उधर डगमगाता है तो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं लगता है। अब ये शिवानंद जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात आपने घर में बैठ के टीवी पे तो बोल ही, लेकिन किसी पब्लिक प्रोग्राम में ऐसा मत बोल दीजिएगा, अन्यथा आपके पास अफवाह फैलाने का और वही घिसा पिटा रिकॉर्ड लेकर के आते हैं। समझ है नहीं, पिछले कार्यक्रम में आप पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे थे, पाकिस्तान की वाही कर रहे थे, आज पाकिस्तान में लॉकडाउन लगने जैसी स्थिति है तो आप उसका उदाहरण। अरे लग गया, अरे लग गया। आप जाके स्टडी करके आओ। सुमन सर जो बात कर रहे थे, ध्यान सुनो जरा, जो बाकी जो पैनलिस्ट बैठे उनको जरा जानकारी लो। हम क्या टाइम पास के लिए बैठे नहीं है। एक झूठ एक ब्रिटेन ने क्या किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वीजा रिजेक्ट कर दिया। ये औकात है आपका बीजेपी का, ये औकात है नरेंद्र मोदी जी का। क्या कर रहे हैं? देश कहाँ ले जाके रखे भाई? अभी तो छुटकारा करो, देश छोड़ दीजिए। बार बार यही नरेंद्र मोदी जी ने ईस्टर्न फाइल ट्रेड डील के सामने सरेंडर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ये धंधा बंद सर, बहुत हो गया आपका नाटक। ये ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे चर्चा का स्तर गिर जाता है, तो देखिए हमको दर्शकों की आपका स्तर, आपका औकात सब ये क्या औकात है, ये क्या देखो। ठीक है शिवानंद जी, आराम से थोड़ा, ठीक है, नाराजगी अपनी जगह है और बात करने का तरीका अपनी जगह, प्लीज। राखी जी बात सुनिए 1 मिनट राखी जी। अभी प्रदीप जी ने बात रखे, मेरा भी थोड़ा बात रखना है। हमारा नेता पवन खेड़ा जी, इनका ही चीफ मिनिस्टर आसाम के वाइफ के 3 पासपोर्ट निकालने बाद एफआईआर किया, डराना धमकाना। अरे आंसर दे दो ना, जवाब दे दो ना। आप झूठ बोल रहे हो, ये बोलो ना। अरे आप लोगों का आदत हो गया, नरेंद्र मोदी झूठ, अमित शाह झूठ, ये प्रदीप जी झूठ। अरे सच्चे कभी तो भाई बोलो। अभी थक गया कितने लोग। ठीक है शिवानंद जी, रुकिए, चलिए ठीक है, उनको भी तो सुनिए। अरे इस तरह से आप लोगों को डराना धमकाना भाई साहब बंद कीजिए। आपका औकात बाहर कंट्री में क्या है देखो ये। ठीक है शिवानंद जी, चलिए प्लीज 1 मिनट रुकिए, प्रदीप जी की भी बात आने दीजिए। मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल अनुपम जी से है, फिर आप लोग बोल नहीं पाएंगे। हाँ प्रदीप जी कंप्लीट करिए जल्दी से।
कांग्रेस के बड़े नेता है, पब्लिक किसी फोरम में जाके ऐसे मत बोलिएगा, नहीं तो 2-4 वोट जो मिलने वाले हैं वो भी कट जाएंगे। थोड़ा गंभीरता से मैं कह रहा हूं सर, विषय कहाँ है, आप कहाँ चल रहे हैं? अरे जिस दिन विषय होगा उस दिन आऊंगा मैं आपसे चर्चा करने के लिए, लेकिन आप अगर अपना रिकॉर्ड ही खराब कर लेंगे तो जनता कैसे कन्विंस होगी कि आपने नरेंद्र मोदी जी सर सुनिए, नरेंद्र मोदी जी इसराइल नहीं गए थे, जाके वो क्यों मिला, क्यों गए, क्या जरूरत था, कौन सा काम किया, कौन सा अच्छा काम किया देश के बारे में, शिवानंद जी, अच्छा वो नरेंद्र मोदी आपको क्रॉस आपके लहजे पे कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आप गलत बोल रहे हो, वो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उस पर क्रॉस कर रहे हैं। क्या गलत बोला राखी जी? मैं प्रदीप भाई को क्या गाली दिया, क्या मोदी साहब को गाली दिया? मैं बोला नरेंद्र मोदी जी इसराइल जब गए थे और कौन सा हिंदुस्तान के लिए काम करके आया, ये पूछा। मैं पूछने का अधिकार नहीं है क्या? जिसको पार्लियामेंट हाउस में पूछते उसको सस्पेंड करते, बाहर हम पूछे हमारे ऊपर अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है एफआईआर करके आप लोग ठीक है, एक मिनट रुकिए, आप दोनों के पास ही इधर उधर जाते रहेंगे तो सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, बस ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप या इजराइल कोई सा बम फोड़े या ना फोड़े, आप लोग इस चर्चा से इतना कर देते हैं कि बहुत ऐसा लगता है कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। राखी जी सर, आप लोग ही बम फोड़ रहे हैं यहाँ पर, वो तो बाद में सोचेंगे क्या प्लान करना है, इधर तो पहले ही फोड़ देते हैं आप लोग, प्लान ही नहीं हो पाता, सोच ही नहीं पाते। नहीं राखी जी सुनिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ प्रदीप जी का, सब पूरा पैनलिस्ट को आपका बहुत सम्मान करता हूँ राखी जी, लेकिन देश के बारे में आदरणीय देश के पंतप्रधान इसराइल क्यों गए भाई, क्यों गए? आंसर जवाब दो प्रदीप भाई, बताइए सर। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी मेरे टैक्स के पैसे, पब्लिक टैक्स के पैसे से इसराइल गए, इसराइल से कौन सा एटम बम लेके आया? सवाल सर कर बताइए। रहे हो, इस पे मैं अलग से चर्चा रखूंगी, ठीक है, इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगी कि इसराइल गए तो गए क्यों, फिर आप और प्रदीप जी उस पे खूब बातें करना। फिलहाल एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अनुपम जी, अनुपम जी एक बात है, इंटरनेशनल यदि हम कानून को थोड़ा समझें तो यूक्रेन ने जब अटैक्स किए थे उनको लेकर एक गाइडलाइन है, और वो ये कहती है कि कोई भी रिहायशी इलाका हो, बिजली घर हो या आपके पुल हो, इन सब चीज़ों पर आप अटैक नहीं कर सकते। आज मैंने अपनी रिपोर्ट में भी शामिल किया, नीदरलैंड के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी कहा कि इस तरह की बातें और जिसमें आम लोगों का मारा जाना, ये किसी भी तरह के युद्ध का एक पार्ट नहीं होता है। तो क्या इसको लेकर कोई एक्शन लेगा आगे अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए? यूक्रेन के लिए तो चीजें आई थी जब ये तमाम चीजें हुई, क्या इस पर कोई एक चीज हो सकती है? अच्छा राखी जी, वाकई बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं इससे सवाल में एक चीज जोड़ूंगा कि जो एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था है यूनाइटेड नेशंस, उसके जो महासचिव है वो किसी को दिखाई दिया है क्या पिछले काफी दिनों से? एंटोनियो गुटेरेस साहब का कुछ अता ही पता नहीं है, वो गायब हैं, जिनके जो कम से कम एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं, जो इन सब चीजों से रोक सकते हैं, जो ये आदेश दे सकते हैं कि साहब ऐसा मत करिए, ये गलत है। हालांकि यूएनओ की भी अमेरिका के ऊपर नहीं चलती, इजराइल के ऊपर नहीं चलती, लेकिन कम से कम वो स्टेटमेंट तो दे सकते थे। लेकिन वो पुर्तगाल के व्यक्ति, वो हमें लग रहा है वापस पुर्तगाल ही चले गए हैं, वो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। दुनिया में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है जिसमें कि परमाणु बम चलने की नौबत आ गई है, लेकिन यूएनओ के चीफ साहब गायब हो रखे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पश्चिमी मुल्क कितने गंभीर है शांति के लिए। और जिस वार क्राइम्स की आप बात कर रहे हैं, बाकायदा ये चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का कि कहां कहां आप हमले कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते। लेकिन जिस युद्ध की शुरुआत ही बच्चियों के स्कूल पे हमले से हुई हो, मैंने इसीलिए ये सवाल इसलिए किया। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि उसमें कोई चीज फॉलो करेगा? पावर प्लांट उड़ाने की बात करी जाएगी, सीधे सीधे वार क्राइम होता है। ब्रिज उड़ाया गया, B1 ब्रिज, वो सीधे सीधे एक वार क्राइम है। तो अब तो वार क्राइम के ऊपर बात ही नहीं होती है, वार क्राइम सिर्फ गाजा में माना जाएगा, वार क्राइम सिर्फ इजराइल में माना जाएगा। अगर सीरिया के अंदर एक इजरायली मारा जाता है तो वार क्राइम है, सीरियंस मारे जाते हैं वार क्राइम नहीं है। तो ये देखिए, ये पश्चिमी ताकतों ने बहुत कुछ अपने हिसाब से बना रखा। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अभी दुनिया भर में खबरें चल रही हैं कि एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया। तमाम डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण में भी बोल रहे हैं, BBC हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क पोस्ट हो, लगातार इसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं। मैं एक बेसिक सी चीज पूछता हूं कि एक पायलट को बचाने के लिए, एक एयरक्राफ्ट की डिब्रीज को पता करने के लिए आप 155 हवाई जहाज भेज देंगे? ऐसा कभी पॉसिबल है? कर क्या रहे थे वो 155 एयरक्राफ्ट हवा में? और इससे पता चलता है कि लोग नॉन सीरियस हैं या तो फिर सीरियस हैं और दुनिया की नजरों में वो चीजें नहीं लाई जा रही। बहुत कुछ है जो पर्दे के पीछे चल रहा है, और तभी मुझे लगता है कि आज की रात को हम लोग कयामत की रात भले ही बोल रहे हैं, तैयारियां जरूर होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक एहसास है कि कुछ ना कुछ पीछे सेटिंग हो चुकी है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में हो चुकी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में हो चुकी हो, कि हम लोग ठीक है, खेल बहुत हो गया है,
चलिए अब शांति से बैठते हैं, चल भाई मैंने ईरान ले लिया, हुर्मुज ले लिया, चाइना तुम ऐसा करो तुम ताइवान ले लो जा करके। क्या पता अभी कल यहाँ बंद होकर के चाइना ताइवान शुरू हो जाए, क्या पता कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया शुरू हो जाए। तो ये अब ये एक खेल जो है ना, ये पश्चिमी पूंजीवादियों का जो बड़ा खेल है, वो धीरे धीरे दुनिया को समझ में आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। अब देखिए इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इसके बाद क्या हुआ कभी सोचिए। इसके बाद मैंने शायद आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, इसमें दोनों तरह से अमेरिका का फायदा। अगर अमेरिका इस युद्ध को जीतता है तो दुनिया के 80% एनर्जी सेक्टर पे अमेरिका कब्जा हो जाएगा। हॉर्मुज अगर उनके कब्जे में आता है तो पूरी दुनिया में बिना अमेरिका के परमिशन के ना कोई तेल खरीद सकेगा ना कोई तेल बेच सकेगा। रशिया को छोड़ दीजिए, रशिया के पास सेल्फ सफिशिएंट तेल है, वो अपना काम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग है। और अगर अमेरिका इस युद्ध को हार भी जाता है बाई चांस, अगर उसको यहां से हटना पड़ता किसी वजह से, तो फिर अमेरिका अपने आप को नॉर्थ अमेरिका सेंट्रिक कर लेगा। वहां पर वो कनाडा को धमकाएगा, वेनेजुएला को ले ही चुका है, ग्रीनलैंड ले लेगा और वहां पे अपनी मोनोपोली स्थापित कर लेगा। तो उसके दोनों हाथ में लड्डू है। कोई ये कहे कि अमेरिका ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, वो एक व्यापारी मुल्क है, वो हर चीज अपने फायदे के हिसाब से ही देखता है। और इस युद्ध में कोई भी जीते कोई भी हारे, फायदा इसमें अमेरिका का होने वाला है। तो इसमें जो बाकी शक्तियां हैं उनको देखना है, ये पश्चिमी ताकतें जिस तरह से हमको इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह से हमको नष्ट करती हैं और जिस तरह से वार क्राइम खुद करती हैं और उसके बाद वार क्राइम पे बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देती हैं, उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। देखिए ब्रिक्स जैसा एक संगठन है जिसमें अच्छे ताकतवर मुल्क है, ब्रिक्स भी गायब है। जैसे एंटोनियो गुटेरेस गायब है, वैसे ब्रिक्स भी गायब है। और ब्रिक्स का जो इस समय अध्यक्ष दुर्भाग्य से भारत है, तो भारत इसमें तटस्थ है। तो जब ब्रिक्स तटस्थ है, यूएनओ गायब है, क्वाड की कोई मतलब नहीं बनती है, ओपेक और ये जितने कंट्रीज है, ओआईसीज है, ये युद्ध ही लड़ रहे हैं, तो अब आप एक व्यवस्था की कल्पना कैसे कर सकते हैं विश्व में। सब कुछ तितर बितर हो चुका है और ये मान के चलिए कि ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा राखी जी। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इंतजार करेंगे कि कोशिश ये है, प्रार्थना ये है कि कुछ बुरा ना हो, बहुत बुरा ना हो। और एक बात जो आपने कही भी है, बिल्कुल जो इस चर्चा से निकल कर आई है, हो सकता है वाकई में कुछ पर्दे के पीछे से बातचीत हो गई हो, सारी चीजें ठीक भी हो जाए, हो सकता है ये भी हो जाए कि बातचीत के दौर के बाद चीजें शांति की तरफ बढ़े। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे। अभी तो वो फिलहाल दावा कर रहे हैं कि पूरी एक रात में सभ्यता ही खत्म कर देंगे, तो पता नहीं अगली सुबह क्या हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद इजराइल और ईरान की उधर से क्या भूमिका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इंतजार फिलहाल कल तक का मुझे लगता है करना चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।